मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मौजूद हैं यहाँ पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। आज हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे, कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो देखेंगे। तो आज की हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। पहला टॉपिक होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और तीसरा टॉपिक होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये तीनों टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो है मैग्नेटिक फ्लक्स। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। सो द टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। So what is basically the magnetic flux? तो previously हम लोगों ने क्या देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखा हुआ था हम लोगों ने। We know what is the magnetic field lines. So magnetic flux can be defined as, अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना चाहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सिंपली if there is any surface, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना है, तो किसी सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाके उसको टच करता है। हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस, दैट कैन बी कॉल्ड अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस। किसी सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाके उसको अटैच कर रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाके उसको टच कर रहा है, that can be called a magnetic flux linked with that surface. So basically magnetic field lines can be defined as the number of magnetic field, the magnetic flux can be defined as the number of magnetic field lines passing through a given surface. Okay, that can be called the magnetic flux. So we will define the magnetic flux as the total number of magnetic field lines passing normally to a given surface is called magnetic flux linked to that surface. तो एक सरफेस के थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उसको हम लोग उस सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। एंड इफ दिस इज अ सरफेस and these are the magnetic field lines, so the magnetic flux phi is defined as B A cos theta. The magnetic flux phi is defined as B A cos theta, where what is B? B is called the strength of magnetic field, the strength of magnetic field. What is A? Area of the surface. And what is theta over there? Theta is angle between magnetic field and normal to the area. यहाँ पे हम लोग जो एंगल ले रहे हैं वो मैग्नेटिक, वो एंगल क्या होता है? तो एंगल होता है जो सरफेस है, सरफेस के साथ का एंगल नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया। ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सो इफ दिस इज अ बुक
if this is a book, okay, I want to find the magnetic flux. Let us consider the magnetic flux is going like this. इधर से इधर चला गया, तो हम लोग एंगल किसके साथ लेंगे? तो हम लोग एंगल लेंगे ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ये सरफेस है, तो सरफेस से आउटवर्ड जो डायरेक्शन होगा, that will be direction with the magnetic field. So this is the magnetic field inside, that is the area outside. So the angle between the magnetic field and the area is 180 degree. So remember, the area is taken with the perpendicular direction of the area. एरिया के perpendicular, एरिया के नॉर्मल के साथ जो डायरेक्शन उसके साथ हम एंगल लेते हैं, एरिया के साथ नहीं. एरिया का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, so that is taken to be the, that is also called the area vector. Okay, now the flux that is equal to BA cos theta, where theta is the angle between the magnetic field and the area vector. Okay, what should be the SI unit? If we are keen to know the SI unit, so what should be the SI unit? How to find the SI unit? So SI unit of magnetic flux, SI unit of magnetic flux, it is phi equal to B into A. B मतलब टेस्ला, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर. So the फ्लक्स का यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर. ओके, टेस्ला मीटर स्क्वायर. दिस इज आल्सो कॉल्ड वेबर. So either we call that is a Tesla meter square or Weber. That can be written as WB. Okay. So the SI unit of flux is Weber Tesla meter square. Fine. So हम लोग एक रफ आइडिया हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स वो फ्लक्स है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो किसी भी सरफेस के थ्रू तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक, किसी भी सरफेस के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहे हैं वो उस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा. ठीक है. नाउ आई हैव फाई इक्वल टू बी ए cos theta. So let us take some special case. For the first case, when theta equal to 0 degree or 180 degree. In both the cases, phi equal to BA, cos 0 equal to 1, cos 180 equal to -1. So phi equal to BA, that is flux will be maximum. तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? फ्लक्स मैक्सिमम हमारा कब होता है? जब हमारा सरफेस के साथ एंगल कितना होता है, एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना होता है, तो आइदर 0 डिग्री या 180 डिग्री. 0 180 का मतलब क्या हुआ? तो अगर ये मेरा एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लेंथ है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लेंथ स्टेज पे जा रहे हैं तो ये मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन होगी. ठीक है. नाउ द सेकंड केस, when theta is equal to 90 degree. In that case, phi equal to BA cos 90, cos 90 equal to 0, so phi equal to 0. अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो BA cos थीटा, BA cos थीटा, अगर ये रहा तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया एरिया वेक्टर, एंगल कितना हो गया? 0. लेकिन अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो सरफेस के पैरेलल पास कर जाएगा. अब ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. नाउ इन दैट केस द फ्लक्स विल बी 0, सो दैट इज फ्लक्स विल बी मिनिमम. ये मिनिमम फ्लक्स हुआ, दैट इज कितना हो गया? 0. मिनिमम का मतलब 0 होता है. मिनिमम मतलब माइनस BA को मिनिमम नहीं होगा, ये मैथ में नहीं पढ़ा है, यहाँ हम लोग 0 को मिनिमम मानेंगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कैन गेट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड. फाइन. नाउ बेसिकली व्हाई वी आर स्टडीइंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू
magnetism, and that is called the electromagnetic induction. So let's start the topic. The topic is electromagnetic induction. So today's topic is electromagnetic induction, which is called EMI. भाई EMI कुछ और भी होता है जी। जब आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आपको EMI का ऑप्शन मिलता है, मतलब मंथली अपना पैसा चुका दीजिए। तो यहाँ पे EMI का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ओके, so let us define the electromagnetic induction. Okay, so electromagnetic induction can be defined as the phenomena of producing an EMF by changing magnetic field or changing magnetic flux is called electromagnetic induction. अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है EMF। ऑब्वियसली आप लोगों को EMF नहीं पता है, तो पहले मैं EMF लिख देता हूँ क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब नाम से क्या लगता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एक फोर्स होगा, ठीक है। It seems like that EMF will be of type of force, a kind of force, electromotive force, but it's not the case. EMF means not a force. जैसे एनर्जी का, अगर कोई टर्म में एनर्जी है तो एनर्जी रहता है, अगर कोई टर्म में वेलोसिटी है तो वेलोसिटी रहता है, अगर कोई टर्म में फोर्स है तो फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, whatever force. But here the EMF means not a not a force, but it is simply a potential. Electromotive force can be considered as a potential. So we can अगर हम चाहें तो इसको हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं, the phenomena of producing an potential difference by changing magnetic flux is called electromagnetic induction. तो बोल क्या रहा है कि फ्लक्स चेंज करके अगर हम पोटेंशियल डेवलप करते हैं तो उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग कहेंगे। तो EMF मींस एक तरह से बोल सकते हैं पोटेंशियल। वैसे मैं आगे हमारे टॉपिक पर मैं बता देता हूँ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन EMF एंड अ पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस एग्जांपल में क्या लेते हैं, तो एक बहुत ही हट्टा कट्टा इंसान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। He is very capable of doing physical work, and he is saying that I can lift a weight of mass of 100 kg. मैं 100 kg के मास को उठा सकता हूँ। That was called the maximum. He said my maximum capacity is lifting a mass of 100 kg. Okay. तो बोला गया very good. Let's lift a mass of 100 kg. तो क्या किया गया? उसको बोला गया कि एक कंटेनर दिया गया, कंटेनर में 100 kg मास लोड कर दिया गया। कंटेनर के अंदर 100 kg का सामान लोड कर दिया गया। बोला गया कि चलो तुम उठा के दिखाओ। लेकिन बेचारा क्या उस 100 kg का सामान को उठा पाएगा कंटेनर के अंदर? Will it be the case? Will he be able to lift that 100 kg mass? क्योंकि उसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या था? तो मैक्सिमम कैपेसिटी था 100 kg। हमने 100 kg का सामान भर दिया भाई कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर का भी तो कुछ मास होगा। So
Let the case the mass of the container is 5 kg and the object is 100 kg, that becomes 105 kg. So his capacity was to build a mass of to lift a mass of 100 kg, but here the case is 105 kg. 105 kg का मास को उठाना चाहता है, जो नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब अगर वो 100 kg के मास को लिफ्ट करने में कैपेबल है तो उसको कितना kg का मास उठाना चाहिए? तो वो 95 kg का मास उठाता, 5 kg की कंटेनर रहता, तब जाके 100 kg होता, तब वो उसको उठा पाता। तो जनरली यही होता है, जिस चीज की कैपेसिटी जितनी होती है वो उतना लिफ्ट नहीं, उतना वर्क नहीं कर पाता, उससे थोड़ा सा कम करता है, क्योंकि कुछ वर्क उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ वर्क उसको अपने पे भी करना होता है। तो सेम केस होता है बैटरी के केस में। अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ, let us distribute a battery, सेल में बैटरी नहीं है। अगर 3 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का 1.5 वोल्ट का है, तो ये इसका EMF है कितना? तो 1.5 वोल्ट। That is the electromotive force of this cell is 1.5 volt. That is the maximum work it can done, that will be of 1.5 volt. Maximum work ये इसका बता रहा है, maximum capacity को बता रहा है। But actually ये क्या 1.5 volt work करेगा? तो नहीं। It will provide a work that is potential difference of 1.4 volt approximately. Maximum capacity 1.5 का, लेकिन ये देगा कितना वो कैपेसिटी? 1.4 वोल्ट की। तो ये हो गया हमारा EMF, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा काफी स्मॉल डिफरेंस है। EMF मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यह हमको मिल रहा है वो, क्योंकि इसमें से चार्ज को मूव कराने में भी कुछ वर्क खत्म हो जाएगा, कुछ उसको पोटेंशियल लग जाएगा, इसीलिए एक्चुअल से थोड़ा सा कम प्रोवाइड करता है। That is basically what is called the EMF. So basically EMF is almost similar to or we can say that EMF मतलब potential difference यानी voltage। ठीक है, obviously ऐसा ही क्या होगा? तो वोल्ट ही होगा। So that is the case of electromagnetic induction. Okay? बारिश होनी शुरू हो गई है, आई थिंक आप लोग को भी बैकग्राउंड में आवाज जाएगा। ओके, देखता हूँ उसको अगर मैं रिमूव कर सकूँ। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रिगार्डिंग एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था फैराडेज एक्सपेरिमेंट। It was a very critical experiment regarding this. So what was basically this experiment? Then he took a coil, a galvanometer, it is a switch, and a bar magnet. No, that are the main parts of the experiment. एक बार मैग्नेट था, एक कॉइल था, कॉइल को हम लोग एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किए थे, और एक क्या था? स्विच था। नाउ क्या हमको पता है कि कभी भी अगर हम चाहते हैं कोई सर्किट है, इस सर्किट में हम चाहते हैं करंट प्रोड्यूस करना, इसमें हम करंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो करंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? इसमें भाई कोई EMF का सोर्स तो है नहीं, EMF का सोर्स नहीं है, तो कैसे इसमें करंट आ रहा है? ये हमको देखना था। विदाउट एनी सोर्स ऑफ EMF, हाउ द करंट वाज पॉसिबल इन दिस सर्किट? दैट वाज द बेसिकली स्टडीड बाय द फैराडेज। गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है, करंट या वोल्टेज दोनों को मेजर करने के लिए डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट, बेसिकली यही हमारा था। ठीक है, तो उसने क्या किया? एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट को रखा था। देयर इज नो करंट इन द सर्किट, देयर इज नथिंग, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द सर्किट।
but as soon as the magnet was moved towards the coil, as soon as the magnet was moved towards the coil, what he saw, there was a deflection produced in the circuit. Means गैल्वेनोमीटर का जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट कर गया अपने मेन पोजीशन से. So what he observed, as soon as the magnet was moved towards the coil, there was a deflection produced in the circuit. एक चीज उसने नोटिस किया. Secondly, what he noticed, when the magnet, जब तक ये मूव किया तब तक ये करंट रहा, और जैसे ही इसका मूवमेंट रुक गया, करंट गायब हो गया. मतलब डिफ्लेक्शन ये वापस अपने मेन पोजीशन पे आ गया. रुकने पे ये मेन पोजीशन पे चला जाता था, और जैसे ही इसके पास आता था तो ये डिफ्लेक्ट करता था. मींस देयर वाज करंट इन द सर्किट as soon as observed in the circuit, as soon as till the magnet was moving towards the coil. फिर क्या किया गया, जब मैग्नेट को कॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव किया गया, अगेन सर्किट में करंट आया, बट इस बार करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया. तो क्या देखा गया, दो केसेस में करंट हमको मिला. एक जब मैग्नेट पास आया, दूसरा जब मैग्नेट दूर गया. लेकिन जब मैग्नेट बहुत दूर चला गया, अगेन करंट क्या हो गया, तो जीरो हो गया. सो देयर वाज अ करंट इन द सर्किट विदाउट एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ. कब तक, जब तक ये बार मैग्नेट कॉइल के आसपास में रहा. ओके, देयर वाज अ करंट ऑब्जर्व्ड इन द सर्किट. ओके, now secondly what happened, when the magnet was moved towards the coil, but this time the polarity of the magnet was just reversed. When the polarity of the magnet was reversed and the magnet was moved towards the coil, in that case happened what? Again the current was produced in the circuit, but in this time the direction of current was reversed. So in both the cases the current was seen in the circuit में हमको करंट मिल रहा है, और अब फिर जब इसको दूर ले जाएगा फिर करंट मिला, और इस बार क्या हुआ, इस बार डायरेक्शन ऑफ करंट अगेन चेंज हो गया, रिवर्स हो गया. सो इन डिफरेंट केसेस वी सॉ डिफरेंट रिजल्ट्स. In different cases we see different results, but what we saw basically, there was a current in the circuit till the magnet was moving, and it was nearby the coil. ये एक एक्सपेरिमेंट देखा गया. फिर उसकी उत्सुकता और जग गई कि ये कैसे हो रहा है भाई, there is a current in the circuit without any source of EMF, how it is possible, ये कैसे हो सकता है. तो उसके बाद उसने क्या किया, एक दूसरे एक्सपेरिमेंट करने की सोची. ठीक है. So in this case he took two coil. There is a coil A and coil B. In the one coil, this is the coil A, and there is another coil B. एक कॉइल में उसके ईएमएफ का सोर्स लगाया, एक कॉइल में उसने ईएमएफ का सोर्स प्रोड्यूस लगाया, और दूसरे कॉइल में क्या किया, उसने गैल्वेनोमीटर सिंपली लगा दिया. दैट वाज द केस, एंड द कॉइल बी वाज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल ए. कॉइल बी को कॉइल ए की तरफ, ये सेटअप था. कॉइल ए EMF source, so there was no EMF source. Coil B, there was EMF source. Okay. Then what he did, he simply moved the coil B towards the coil A and
to the his to the to the extent what he saw that in the circuit there is another current in the circuit, there is an EMF source in the circuit, there is EMF produced in the circuit. अब उसको मेजरमेंट का कोई ठिकाना नहीं लगा, कैसे हो पा रहा है ये? मैग्नेट को तो मूव कराया गया तो समझ में आया कि मैग्नेट की वजह से मान लो तो कि हाँ हो रहा था। यहाँ पे तो मैग्नेट था नहीं, यहाँ पे इसने क्या किया था, सिंपली कॉइल दिया था। कॉइल में क्या दिया था, कॉइल में एक ईएमएफ का सोर्स लगा दिया था। तो जब पास लाया गया देयर वाज अ करंट इन द सर्किट, जब दूर लाया गया देयर वाज अगेन करंट इन द सर्किट बट द डायरेक्शन वाज रिवर्स्ड, पोलैरिटी चेंज की फिर भी करंट सर्किट में मिला। इन ऑल द केसेस जो हम लोग किए थे बार मैग्नेट के थ्रू, सेम सेज किए हम लोग कॉइल के थ्रू, अगेन हमको सर्किट में करंट मिला। That was a very amazing experiment done by the Faraday. ये उसको पता चला कि जब हम मतलब सर्किट में करंट आ रहा था तो क्यों आ रहा था। He wanted a conclusion why there is a current in the circuit. So he tried all the combinations which can produce a current in the circuit, और सभी के कंक्लूजन और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, यही बस नहीं किया, इतना ही नहीं किया उन्होंने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे आया why there was a current in the circuit. So the conclusion of the above experiment was given by the Faraday such as, कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन निकाला उसने, whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced in the circuit. उसने सारे चीजों का एक ही जवाब दिया कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ चेंज करेगा, तो कॉइल ए है, उस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या होगा, उस सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट होगा, उस सर्किट में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो उसको कैसे उसने एक्सप्लेन किया, हाउ द होल द थिंग्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय द फैराडे। सो लेट अस गो टू द first topic, first experiment which was done by the Faraday. So that was the case. Let's take this to be the magnet. In the first case, so the situation like this. जब ये मैग्नेट इस पोजीशन पे था तो देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास जा रहा था, बट जैसे जैसे मैग्नेट को पास में लेके आएंगे मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मस्ट बी पासिंग थ्रू द कॉइल। दूर है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं मैग्नेट को पास लेके आऊंगा, जैसे जैसे मैग्नेट पास जाएगा द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज गोइंग टू पास थ्रू द coil will going to increase. That is definitely that is going to be increased if the magnet is brought more closer to the coil. So what we observed, as the magnet was brought near to the coil, the number of magnetic field lines, that is magnetic flux linked with the coil increases, and as the magnetic flux linked with the coil increases, as the magnetic flux linked with the coil increases, what we observed the current in the circuit. So the current in the circuit was observed because of change in magnetic flux, that is increase in magnetic flux linked with the coil. Now as soon as जैसे मैं लेके मैग्नेट को यहाँ पे लाकर रोक देता हूँ, अब क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने वाला नहीं है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने वाला नहीं है, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना तो बढ़ रहे हैं ना तो घट रहे हैं, अब क्या होगा, तो देयर विल बी नो
EMF induced in the circuit because the EMF induced in the circuit purely depends on the increase or decrease in the magnetic flux. क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अब इंक्रीज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स अब डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड केस, जब मैग्नेट को दूर ले जाया गया। जब मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे तब क्या हो रहा था? तो when the magnet was moved away from the coil, in that case happened what? The magnetic flux linked with the coil started to decrease. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना शुरू कर गया? तो डिक्रीज होना शुरू कर गया। ऑब्वियसली डिक्रीज क्या है, क्योंकि मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं, और क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स घटने से फिर क्या, मैंने क्या बोला था? तो there will be EMF in the circuit till the magnetic flux is increasing or decreasing. उससे मतलब नहीं है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तब तक इसमें EMF इंड्यूस होगा। So the EMF it will be induced when the coil is moved away from the coil, when the magnet is moved away from the coil. अगर हम पोलैरिटी चेंज करेंगे अगेन करंट इंड्यूस होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स तब भी चेंज हो रहा है। अब जब हम मैग्नेट की जगह पर हम लोग क्या कर दिए, कॉइल लेके आए हैं। जब हम मैग्नेट की जगह पे कॉइल लेके आ रहे हैं तो अभी भी हमारा क्या होगा? तो करंट इंड्यूस होगा सर्किट में। क्यों करंट इंड्यूस होगा सर्किट में? क्योंकि इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी वजह से भी बढ़ेगा घटेगा, और इसकी वजह से क्या होगा? तो करंट इस सर्किट में इंड्यूस होगा। So again the current will be induced in the circuit when the coil is brought nearby or away from the coil. Okay? So the current will be induced in the circuit, क्योंकि यहाँ पे भी सेम केस कॉन्सेप्ट है हमारा। जो ये एक तरह से बोल सकते हैं सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्या करेगा? तो बिहेव करेगा किसकी तरह? सेम टू सेम अब बार मैग्नेट की तरह। ओके? What we get from this experiment that when an EMF will be induced in the circuit whenever there is a change in magnetic flux linked to the coil. That it's simple. Okay? तो ये मेरे को कंक्लूजन इसमें से मिल गया कि तभी EMF इंड्यूस होगा जब सर्किट में फ्लक्स चेंज होगा। That was the Faraday's experiment, और ये हमको काफी इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि इसी के हेल्प के बाद, इसी के एक्सपेरिमेंट के बाद अल्टरनेटिव करंट का कॉन्सेप्ट हमारा आया। ठीक है? So that is all about from the today's class. Fleming's action rule बताने वाला था, but that will be discussed in the next class. Okay, क्योंकि उसका एक हमको एक पोर्शन बन जाएगा, और obviously ये काफी लंबा क्लास चला गया। लंबा क्लास मीन्स अच्छा खासा क्लास चला गया, उसको करने में 1 घंटे के पार हो जाएंगे। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, फ्राइडे एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन के पे हम रखेंगे। अगला क्लास में हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, सॉरी गुड डे।